तकरीबन 1 साल पहले यूके ट्रिपल एससी सवालों के घेरे में था। सरकार जबरदस्त दबाव था कि वो कुछ विश्वास बहाली के कदम उठाए ताकि प्रदेश भर के छात्रों का यूके ट्रिपल एससी पर विश्वास बढ़े। आज मैं जिनसे बात कर रहा हूं, यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष जीएस मारतोलिया, जिनको तकरीबन 9 महीना हो गया है अध्यक्ष का पदभार संभाले हुए, मेरे साथ देवभूमि डायलॉग के मंच पे मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद मारतोलिया साहब समय देने के लिए। ये 9 महीने पहले की स्थिति अगर मैं विजुअलाइज करूं, एक जबरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट था। लोगों को लगता था कि ये करप्शन का सबसे बड़ा केंद्र बन के उभर रहा है। इस 9 महीने के में, इस कार्यकाल में मैं जानना चाहता हूं कि आपने विश्वास बहाली यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि जब पिछले बार जब घटना हुई पिछले साल, तो पूरा स्टाफ हमारा, जो चाहे वो 4th क्लास था या हर स्तर के लोग, अजीब सी उनके साथ थी कि आगे क्या करेंगे हम, और एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं करते थे कि दूसरा कर्मचारी मेरे बारे में क्या सोच रहा है। उनको था पता नहीं मैं बंद हो जाऊंगा। तो एक अजीब सा स्थिति था जो मैंने यहाँ जब ज्वाइन करने के बाद देखा। तो मैंने सबसे पहले काम किया कि इन सबको एक जगह बैठाया, इनसे मैंने बात की, इनसे मैंने काफ़ी डिटेल में बात की और उनको ये कहा मैंने, भाई अगर आपने बदमाशी नहीं की, आपने गलती नहीं की, आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बैठने से काम नहीं होगा, आपको इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। उस कोशिश में जो बेस्ट आप कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं डिपार्टमेंट को, वो आप करिए। और उसमें फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग का पार्ट भी चलाया, लोगों से 1 to 1 उनसे बात की, मीटिंग की उन लोगों से, इनकी ट्रेनिंग कराई बाहर लेकर के हम लोगों ने, और उनको कहा भी तुम आप उस चीज़ को भूल के आगे बढ़ो, जो चीज़ गलती हमसे ही उससे सीखो और आगे बढ़ो, उससे घबराओ मत। उससे बाहर निकलने के लिए फिर हम लोगों ने कोशिश की, लोगों से बात किया, लड़कों से बात की, लड़कों को समझाया, उनको कॉन्फिडेंस दिया मैंने कि भाई आप घबराइए मत। लेकिन धीरे 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 हमारे लोगों में एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, अगर हम गलत नहीं है, सही काम करेंगे तो हम आगे भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, हमें दिक्कत नहीं होगी। और लड़कों में धीरे धीरे एक तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम शुरुआत मैंने यहाँ से शुरुआत की। मैं देख रहा था स्नातक स्तरीय परीक्षा में आपने रिकॉर्ड समय में रिजल्ट जारी किया, तो इस पे मैं 2-3 बातें समझ रहा था। क्या ये डुएबल था जो पहले नहीं किया जा रहा था? दूसरा, क्या आप किसी तरह के दबाव में थे कि साहब पहले के जो एक्सपीरियंसेस रहे वो बहुत ही खराब रहे हैं? और तीसरा जो बड़ा मुद्दा था कि आप किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, आप चाहते थे कि साहब कोई सवाल ना उठाए यूके ट्रिपल एससी पे इस एग्जाम को लेके। देखिए, हमारे गुरु थे, अभी हैं, रिटायर हो गए, आईजी थे हमारे, एलपी मिश्रा जी, जिनको हम बहुत आदर्श मानते हैं। पुलिस की शुरुआती नौकरी मुरादाबाद उनके साथ रहा। तो वो एक चीज़ कहा करते थे बार बार कि भाई कोई चीज़ अगर आप रखेंगे पेंडिंग अपने पास तो वो गंधियाएगा, ये शब्द यूज़ करते थे, मतलब सड़ेगा, और जितना रखोगे उतना सड़ेगा, उतने ही उससे बदबू आएगी और उससे करप्शन के चांसेस बढ़ेंगे। वो ये कहते थे बार बार, जो आपके पास है, जो चीज़ें आप निपटा सकते हैं, उसको तत्काल ख़त्म करिए, उसका परिणाम तक पहुंच जाइए आप। देखिए, जब टोटल एग्ज़ाम आपका कंप्यूटराइज है, मैनुअल कुछ नहीं होना हुआ है, तो वो आप 1 महीने में भी कर सकते हैं, 10 दिन में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको 4 महीने ना करें। तो मेरा पहला कोशिश ये था कि जब OMR सीट हमारे पास आ गया, आंसर सीट, तो मैं इमीडिएट उसका स्कैन करूं और उसके बाद उसकी आंसर की सेम डे डालूं, और उस जो ऑब्जेक्शन 5 दिन का टाइम दिया मैंने, केवल अभी भी 5 दिन दे रहा हूं मैं। 5 दिन में जिसको ऑब्जेक्शन करना है वो करें, जिसको क्वेश्चन चैलेंज करना है वो करें, जिसको करना 5 दिन में करेगा, नहीं तो 15 दिन नहीं करेगा। हम 5 दिन में चैलेंज करा रहे हैं, उसके बाद उनके चैलेंज को भी हम 3 दिन में उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। 10-12 दिन के अंदर रिजल्ट निकालने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें, एक तो अनिश्चितता खत्म हो गई आपकी। अगर मैं उस OMR को लेकर रखा रहूँ यहाँ 4 महीने, तो लोगों को शक होगा साहब क्यों रखें आप, OMR में छेड़खानी क्यों नहीं कर सकता मैं। तो जितना रखोगे उतना रिस्क बढ़ेगा, और जितना जल्दी रिजल्ट बाहर करोगे आपकी प्रॉब्लम खत्म। तो हमारे यहाँ कहावत है ना, डोंट सी द पास्ट बट लर्न फ्रॉम द पास्ट। तो इसका मतलब पीछे कुछ ऐसा हुआ था डीले प्रैक्टिसेस में, OMR शीट में, जो आपके सामने था और आप उसको नहीं दोहराना चाहते थे। आप चाहते थे कि साहब कुछ भी हो, यहाँ पर हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें 100% प्योरिटी से काम करना है। नहीं, प्योरिटी से काम करने का हमारे प्रेडिसेसर ने भी बिल्कुल काम किया होगा, और कोई नहीं चाहेगा। देखिए, मैं चाहूँ, कोई नहीं चाहेगा कि मेरे समय कोई बदमाशी हो। उनने भी एक अच्छा सिस्टम बनाया होगा, सिस्टम से चले होंगे। अनफॉर्चुनेट है, घटना हो गई,
लेकिन एक उसमें एक अच्छी बात ये थी कि हमारे लोग इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन जिस लापरवाही जरूर थी, मैं इसको मानता हूँ, बहुत बड़ी लापरवाही कमीशन स्तर पर थी पिछले बार, क्योंकि जिस कंपनी ने हमको धोखा दिया 2015-16 में, उसको हम लोगों ने बाहर नहीं किया, वही हमारा काम करता रहा, तो वो हमको धोखा दे गया। तो लापरवाही कह सकते हैं, लेकिन हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं था। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें आपके पास हैं, अभी देखिए 2015-16 की 17-18-20 तक के भी अगर रिजल्ट निकालते रहोगे अभी तो दिक्कत होगी। हम अभी पिछले कभी ये प्रैक्टिस भी रहा है कि 100 वैकेंसी में हमने 60 निकाल दिए, 40 छोड़ दिए। क्यों छोड़े हम 40? एक साथ 100 निकालिए ना, ख़त्म करिए उसको, फाइल बंद। अब हम ये कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास 500 वैकेंसी है, तो 500 का एक साथ रिजल्ट बाहर, और 10, 12, 15 दिन के भीतर मैं उसको रिजल्ट तैयार करके रिकमेंडेशन कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज रहा हूँ। उसके बाद फाइल बंद होगी सर। फाइल तभी खुलेगी कभी कोर्ट चैलेंज करेंगे, अदरवाइज फाइल बंद। मैं उस फाइल को दोबारा नहीं छोड़ूंगा। जिसका रिजल्ट बाहर चला गया, रिजल्ट मैंने रिकमेंडेशन भेज दी, उस पर फिर कोई चर्चा नहीं होगी और वो फाइल वहीं बंद होगी। अदरवाइज देखिए, अगर मैं उस फाइल को चलाता रहूँगा ना, तो उसका कोई अनएंडिंग प्रोसेस है। आज एक लड़का निकालूंगा, कल 2 निकालूंगा, फिर वहाँ भी बदमाशी होती है। फिर तो वो सिस्टम जहाँ जहाँ पर इस तरह के चांसेस थे, ऑलमोस्ट करीब करीब मैं उनको बंद करने। आपने 2 बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु बोले। आपने कहा कि यहाँ के लोग इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन घोर लापरवाही थी और लापरवाही के कारण ये हुआ। दूसरा, आपने कहा कि 2015-16 में जो गड़बड़ी हुई थी, उसमें जिस एजेंसी को आपको हटाना चाहिए था उसे नहीं हटाया गया। मेरा आपसे काउंटर सवाल है, उस एजेंसी ने उसके बाद 50 से ज़्यादा एग्जाम कराए, तो जाहिर है इन्वेस्टिगेशन तो 4-5 में चल रहा है। उसने इतने सारे एग्जाम कराए, इसकी क्या गारंटी है कि वो जो एग्जाम हुए होंगे उसमें गड़बड़ी नहीं होंगी? इसका मतलब ब्लैक शिप आज भी हमारे सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो तिल तिल हमारे उत्तराखंड को खा रहे होंगे। देखिए, बहुत डिटेल जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है हमारी, उसमें पुराने एग्जामों पर ऐसी बात आई नहीं। 15-16 में आई थी, सेम कंपनी थी, बीच में नहीं आई। अब देखिए, संभावनाओं पर तो कभी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है, जिस आदमी ने जहाँ बदमाशी की वहाँ उसको वहीं पनिश हो जाना चाहिए था। उसको वहीं अगर ब्लैकलिस्ट करते हैं हम लोग, तो हमारी प्रॉब्लम ये आगे नहीं बढ़ती। हम जैसे अभी हमारे यहाँ NSEIT वाला, NSEIT करके है हमारा, स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हैं, उन्होंने हमारा बंदरों का एग्ज़ाम किया था जिस पर नकल हुई, उसको भी हम अपने यहाँ से हटा रहे हैं। उसे सेमी गवर्नमेंट है वो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला, हम उसको भी बाहर कर रहे हैं अपने यहाँ से। तो जहाँ पर किसी कंपनी ने थोड़ा सा भी बदमाशी कर लिया, तो हमारा तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो हम उसको भी ब्लैकलिस्ट, मतलब हमारे यहाँ से उसको हम पैनल से उसको हटा रहे हैं। तो मेरा ये मानना था कि जहाँ बदमाशी हुई, जिस कंपनी ने किया, जिस व्यक्ति ने किया, उसके प्रोसेस से बाहर हो जाना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। और उसका एक परिणाम बहुत दुखद रहा, जो इतनी भर्तियों में गड़बड़ी हुई और उत्तराखंड के युवाओं के साथ नुकसान हुआ, उत्तराखंड की गवर्नमेंट की छवि खराब हुई, इवन इंडिविजुअल ऑफिसर जो हम रहे, मौजूद रहे, उनको दिक्कत हुई। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह से आपके आँख कान का दिन हमेशा खुला रखिए। बट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, कभी कभी आपको लगता है कि यार हम 3-4 एग्जाम्स में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और यहाँ तो इतने सारे एग्जाम्स हुए, तो आपके मन में आता है कि इसकी क्या गारंटी है ये एग्ज़ाम बिल्कुल साफ़ सुथरे हुए होंगे, यहाँ पर नकल नहीं होगी, यहाँ पर वो शीट से छेड़छाड़ नहीं होगी? कभी आपको नहीं लगता कि इनको भी कहीं ना कहीं दायरे पर लाना चाहिए? एक बार देख तो ले, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत लोग जो हैं सिस्टम पे बैठे और ईमानदार लोग सड़कों पे धूल फांक रहे हैं? और वो देखिए, कभी बात चर्चाएं होती हैं, जैसे पुलिस के दरोगाओं पर चर्चा हुई, 15 यूनिवर्सिटी ने किया। IIT रुड़की ने हमारे एग्ज़ाम कराए 2002 में, सब इंस्पेक्टर, वो CBI की इंक्वायरी में चला गया, उसमें DG हटे, एक ADG जेल भी गए। पंतनगर ने किया, वो भी हमारा इंक्वायरी चली, विजिलेंस वाले कर रहे हैं। और संभावनाएं सब कुछ हैं, लेकिन कॉन्क्रीट एविडेंस मिले तभी आगे कुछ बात हो सकती है। अदरवाइज आधी अधूरी ज्ञान से ना जैसे नुकसान होता है, तो उससे भी दिक्कत बढ़ती है। हम आप अनिश्चितता होगी, एविडेंस मिलेगा नहीं आपको, तो डिटेल में जांच करने के लिए तो खैर को सिस्टम बने, वो अलग बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसने बदमाशी करी उसको वहीं निपोड़िए, वहीं ख़त्म करिए, तब आगे बेहतर। बट सर, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आज एविडेंस नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहें या एजेंसी चाहें तो एविडेंस तो कहीं से भी ढूंढ के ला सकती है, बस शर्त है कि आप डिटरमाइंड होने चाहिए कि नहीं, मुझे उस ब्लैक शिप को हटाना अपने सिस्टम से, मुझे अपना सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त करना है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम मुझे लाना है। देखिए, मैं वही अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, SIT कर रही है, हरिद्वार की SIT कर रही है, दोनों पर तफ्तीश कर रहे हैं। इनसे मैं काफ़ी
डिटेल में चर्चा करता रहता हूँ, क्योंकि पुलिस वाला रहा हूँ मैं, तो मैं हर आदमी को शक की दिशा से देखता हूँ। तो मैं डिटेल में बात करता हूँ, इसका ये था तो ये क्यों था, ऐसा क्यों नहीं हुआ था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। और SIT यहाँ की बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रही है हमारे 3-4 मुकदमे में। मैंने बल्कि उनसे कहा कि और में चर्चा करो। वो लोग एक लाइन आगे स्टेप बढ़ के आगे काम भी करते हैं। जो लड़के इसमें शक के दायरे में थे उनका डिटेल वो निकालते रहते, किस किस से आपके संपर्क में था। अभी पिछले वाले स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम में हमको डाउट हुआ 2 आदमी पे, एक जिला पंचायत में जेई था और एक लड़का और था। उसको मैंने SIT को कहा, मैंने इसको देखो जरा STF को। उन्होंने देखा, वो लाए भी हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले उनको बैठाया। उनने पैसे लिए, वो हमारा छेड़छाड़ करूँगा, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो काम नहीं था। उनको पैसे का जुए में हार गए तो उनको ठग करके पैसे ले 80-90 हज़ार। वो लड़के भी बैठाए हम लोगों ने, उनके खिलाफ FIR हुई। मतलब कानून आने के बाद की आप स्थिति ये बता भी रहे हैं। 4 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। हमारे एग्ज़ाम के पहले 9 तारीख को हमारा एग्ज़ाम हुआ जुलाई में, ये घटना हुई 7-8 को उनको बैठाया हमने। 1 महीने से आप कह रहे हैं ये जो गैंग है ये स्टिल एक्टिव है? ना, वो गैंग उसका कहा ठगा बच्चों को कि मैं तुम्हारा OMR में छेड़खानी करके तुम्हें पास करा दूंगा। ओके। उसको बेवकूफ़ बनाया ना, वो कर नहीं पाए। वो पैसे ले लिए उससे, लेकिन वो पैसा उसको लगाना था, जुए में हार गया 90,000 लाख रुपए। तो वो पैसा पूरा करने के लिए लड़कों को ठग के पैसे ले लिया उसने, मतलब एक तरह से फ्रॉड हो गया। तो नेहरू कॉलोनी थाने में उसमें FIR हुई। बट क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर या आप खुद पब्लिक में आके हमारे लोगों से ये कहते हैं कि साहब आप अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, आपको कोई कितना भी प्रलोभन दे, आप ये पैसे के चक्कर में, पहचान के चक्कर में कभी मत पड़िए। आपको सिर्फ आपकी मेहनत आपका ये पद दिला सकती है। मतलब ये लोगों के दिमाग में क्यों नहीं बैठा सकते अभी तक? देखिए, मैं डे 1 से, जिसे मैंने ज्वाइन किया तब से मैं लगातार कह रहा हूँ, मेरी जब भी चर्चा होती मैं सबसे मिलता भी हूँ। बच्चे अपनी परेशानी लेके आते, मैं उनसे मिलता भी ज़रूर हूँ। डायलॉग मैं कभी ख़त्म नहीं करता। और मेरा आप कभी भी देखिए, जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा भाई देखिए, अपने पर विश्वास करो, अपने मेहनत पर विश्वास करो, दूसरे पर भी शॉर्टकट मत जाइए। आप कोई आदमी आपको भर्ती नहीं करा सकता, आपकी मेहनत आपको भर्ती करा सकती। बिल्कुल। आप पैसा लेकर के बाजार में घूमे तो खरीदार बहुत बैठे हैं। अब आपके देखिए, केवल OMR में तुम्हारा छेड़खानी करके तुम्हें भर्ती करा दूंगा, पैसे ले गए ना, उसको लगा दिया जुए में। अब बच्चों के तो दिमाग में आना चाहिए। देखिए, मैं उन बच्चों के साथ मेरी सिंपैथी है जिन्होंने 15-15 लाख दे करके, जिन्होंने एग्ज़ाम नकल करने की कोशिश की। आज वो कुछ जेल में हैं, कुछ डिबार हो गए और भविष्य भर्ती नहीं हो पाएंगे। उन्हें घर बार बेच के पैसे ले लिया, वो ख़त्म हो गया ना। तो मत करिए, विश्वास अपने आप पर करिए, हम पर करिए ना। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आपके मेहनत के हिसाब से हम आपको परिणाम देंगे। आप शॉर्टकट बिल्कुल मत जाइए। कोई आदमी आपको भर्ती नहीं करा सकता सिवाय आपके मेहनत के। तो मेहनत करो। मैं बार बार हर बच्चों से कहता हूँ, हर बच्चों से कहता हूँ। देखिए, कुछ ऐसा ग्रुप भी है, देखिए अभी एक हमारे यहाँ क्या किया कि 2 कोचिंग सेंटर हैं। स्नातक स्तरीय में उन लोगों ने क्या किया कि 3 बच्चों के नाम रखे और सोशल मीडिया में डाला कि साहब जगदीश सिंह सन ऑफ कुंदन सिंह के पटवारी एग्जाम में 16 नंबर थे, यहाँ टॉप 5 में कैसे आ गया। और ये आपने इन्वेस्टिगेट किया, वो हमने गलत किया, निकली गलत सारी। अब देखिए, इस तरह की चीज़ों को बट वो आपने कहा 2 कोचिंग सेंटर इसमें, हाँ, ये तो आप उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। FIR हो रही है, हमने भेज दिया है, FIR होगी। हम देखिए, मैं बदमाशों को बख्शने के मूड में नहीं हूँ। जो आदमी र्यूमर फैला करके चीज़ों को ख़राब करेंगे, उनको बख्श करने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ, जो ईमानदारी से अपना काम करें, मेहनत से अपना काम करें, उनके लिए मैं सारे सिस्टम को बढ़िया कर सकता हूँ। ओके, मार्तोलिया साहब, मैं कोचिंग सेंटर के रोल में भी आऊँगा और किस तरह से कोचिंग सेंटर का जाल फैल रहा है उत्तराखंड में मैं देख रहा हूँ, तो उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पेंडेंसी, सपोज 100 पोस्ट के लिए आपको कहा गया कि आप चयनित करिए, 70 को आप ज्वाइन करा दे रहे हैं, 30 या 20 को आप छोड़ दे रहे हैं। नाउ दिस पेंडेंसी, आपको लगता है कि ये पेंडेंसी को तत्काल खत्म करना चाहिए? बिकॉज अगेन आप एक रूट खोल रहे हैं, वो भागेगा, वो तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगा, अल्टीमेटली उसे जॉब चाहिए। आपको लगता है कि इसको बहुत स्पष्टता से हमारी सरकार को देखना चाहिए कि भाई ये स्पष्ट होना चाहिए, अगर 100 तो 100, पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए? सरकार का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। सरकार, गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने आपको भेज दिया कि आपको इतने आदमी भर्ती करना है और उतने भर्ती करके भेज दो, ये होना चाहिए। हम पेंडेंट नहीं रखेंगे, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे। जहाँ सिस्टम वहाँ निकालेंगे, जहाँ नया नहीं निकालेंगे। मैं जब ज्वाइन किया मैंने, तो हमारे पास 12 एग्ज़ाम थे। 12 एग्ज़ाम में 3 में तो FIR हो गई थी। 8 एग्ज़ाम वो थे जिनके रिजल्ट निकल करके उनके टाइपिंग टेस्ट हो गए, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया
और कुछ में आधा अधूरा रिजल्ट निकल गया, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में, एलटी में जितनी वैकेंसी थी उसके आधे हमने वैकेंसी डिपार्टमेंट को भेज दिया, इस तरह के थे। तो मैंने पहले उन्हीं जो पार्ट पेंडिंग थे उनको पर स्टडी किया मैंने, इसमें क्या करें। मुझे 5-4 महीने लगे सबको ठीक करने में। और आपको ध्यान होगा मैंने 28 दिसंबर को एक उससे पहले कहा था कि मैं अगले साल इस पर निर्णय नहीं, इसी साल निर्णय करूँगा। 28 दिसंबर को मैंने निर्णय किया, इतने एग्ज़ाम कैंसिल, इतने एग्ज़ाम का मैं रिजल्ट निकालूंगा। और मैं उस पर लगातार काम करके, मेरे पास अब केवल पुराने एग्ज़ाम में शायद 2-4 एग्ज़ाम बचे हुए हैं छोटे मोटे, बाकी मेजॉरिटी जो थी उसमें मैंने क्लियर कर दिया है। और जो नए एग्ज़ाम है उसमें केवल मेरे पास 2 एग्ज़ाम बचे जिनका मुझे रिकमेंडेशन भेजनी है। एक ड्राइवर मेरे पास अभी ज़रूर पेंडिंग है। तो मेरा भी ये मानना है कि जितने पद हैं उतना रिकमेंडेशन भेज दो आप। पेंडिंग रखोगे, देखिए उसको भी, उस बच्चे के साथ भी अन्याय है जिसका सिलेक्शन हो रहा है, उसको फिर क्यों मौका दे रहे हो 10 जगह जाए, वो मेरिट पे है, भारी है ना, नौकरी जाए, नौकरी करे अपना, दफ्तर के चक्कर क्यों मारे। आपने अपने गुरु की बात बताई ना कि जितना पेंडिंग रखोगे उतना सड़ जाएगा, उससे बदबू आएगी। वो मतलब वो हमेशा मेरे ध्यान में रहता है। तो इसलिए अभी जो भी हम नए भर्ती कर रहे हैं, जैसे भी सचिवालय रक्षा का क्या हमने 33 पद है, 33 भेज दिया सर, 34 नहीं भेजेंगे सर, 33 भेज दिया हमने। कोई ज्वाइन नहीं करता, एफिडेविट देते हैं, जो नेक्स्ट 4 होंगे फिर भेज दूंगा हमें, लेकिन 1 साल के अंदर निपटा के फाइल बंद करके खत्म। आपने सचिवालय रक्षक की बात की, मैं देख रहा था आपने एडमिट कार्ड 25,000 को बांटे, 10,000 के आसपास लोग उस पर अपियर हुए। आपने कहा कि आपने बहुत सारे बदलाव किए, तो अभी भी मुझे एक ट्रस्ट डेफिसिट दिखाई दे रहा। 25,000 एडमिट कार्ड देना, 10,000 लोगों का अपियर होना, तो ये इतना बड़ा गैप क्यों है? रीजंस क्या है इसके? रीजंस मैं बताता हूँ। देखिए, पिछले 2020, 18, 19, 20, 21, 22 4-5 साल के एग्ज़ाम है ये सारे। 5 साल तक, 3 साल तक हम घूमते रहे, कभी FIR हो गई, कभी नकल हो गई। इसमें आधे, अभी आप देखिए जो बच्चे हम ज्वाइन करा रहे हैं, इसमें 50% बच्चे ज्वाइन करेंगे, 50% नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नौकरी दूसरी जगह मिल गई, उनको नौकरी कर चुके लड़के। और ओवरऑल देखो आप, पूरे पिछले जब से ये बना है 2013-14 में, कहीं 14 बना था ये, अब एवरेज देखेंगे तो 48% से ऊपर अटेंडेंस कभी नहीं होती। नॉर्मल प्रैक्टिस है ये। और हमारे रिजल्ट निकालने से पहले पब्लिक सर्विस कमीशन 2 रिजल्ट निकाल चुका था, तो लड़के वहाँ चले गए। पता लगता है लड़के, अभी जो हमारे यहाँ DV हो रही थी अभी कनिष्ठ है कि वो आधे बच्चे इसमें निकले हुए हैं हमारे इसमें स्नातक स्तरीय में। और जब इसका रिजल्ट निकलेगा तो लड़के यहाँ आएंगे, बेटर पोस्ट होगी तो वहाँ वैकेंसी हो गई। तो अटेंडेंस 48 से 50% के बीच ही हमेशा रहा है। और उसका बहुत बड़ा कारण देखिए, पद 33 पद हैं। अब 25,000 अप्लाई किया, 40,000 अप्लाई किया, वो अलग बात होगी, पोस्ट 33 हुई। अब सिंपल मान के चलो, जिनको डिबार किया 18 लोग कोर्ट में गए, उन लोगों ने खर्च करके वकील किया करके वकील गए, परमिशन लेके आए। 18 को बैठना चाहिए ना मेरे हिसाब से, क्योंकि आप कंटेस्ट कर रहे, कोर्ट में लड़ रहे हो, हमको अन्याय किया आपने। केवल 4 बच्चे बैठे, 14 एब्सेंट हो गए और 4 फेल हो गए वो। तो इतना मेहनत करके भी लड़का बैठ नहीं रहा है, खुद कोशिश कर रहा है कि मुझे बैठने दो, कोर्ट कह रही है आप बैठाओ इसको, नहीं आ रहा है वो। तो पद का भी हो सकता है, दूसरी जगह उसका नौकरी भी हो सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ओके, आपने डिबार्ड स्टूडेंट्स की बात की, मैं देख रहा हूँ कई स्टूडेंट्स को आप डिबार कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट से उनको राहत मिल जा रही है। आप ये जानते हुए कि साहब वो गलत है, उसके बाद भी वो एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा आपके विश्वास को कमज़ोर करता है, या आपको लगता है क्वालिटी ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो सवालों के घेरे पे? नहीं, उसमें 2 तरह के हैं। एक तो चार्जशीट वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो इन्वेस्टिगेशन में, जिनके 164 के बयान में जो विटनेस भी आ रहे हैं उसमें। अभी उसमें हमको कोई नुकसान नहीं हुआ, कोर्ट ने कहा इनको बैठा दिया, हम लोग बैठे एग्ज़ाम दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसका रिजल्ट निकालेंगे थोड़ी हम लोग, फिर कोर्ट जाएगा, वो रिजल्ट निकालो, तो वो तो प्रोसेस में है। देखिए, कोई किसी को भी लीगल रेमेडी लेने का अधिकार है, वो ले रहा है। हमारा अधिकार है कि हम उनको ठीक से फाइट करें, हम करेंगे। मतलब बदमाशों को बैठने की परमिशन हम आसानी से देंगे नहीं। बट आप कोर्ट को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे साहब, ये लोग गलत हैं, नहीं, कैसे बताएं? जो सही बच्चे हैं उनको कितना नहीं, उसमें केवल 2 दिन एग्ज़ाम के 2 दिन पहले की बात है। उससे 2 दिन पहले हमारे स्नातक स्तरीय परीक्षा पर भी ग्रहण लगने की कोशिश कराई गई। हम लड़े इसमें पूरी ताकत से, कोर्ट ने कहा बिल्कुल कमीशन ने ठीक किया, हमारे बहुत अच्छे जजमेंट दिया हमारे फेवर में, तो हमारा एग्ज़ाम हो पाया। हम ठीक से लड़ेंगे साहब, कोर्ट में भी हम ठीक फाइट। ओके, फ्यूचरिस्टिक बात करते,
ये बताइए, अगले महीने से आपके पास काम नहीं होगा बिकॉज आप यूकेपीएससी को सारे एग्जाम्स दे दिए थे, और क्योंकि यूकेपीएससी में तो वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाई, वो स्थिति थी। तो क्या आप कोशिश करेंगे कि साहब उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं, लिहाजा जो एग्जाम यूके ट्रिपल एससी के यूकेपीएससी को दिए हैं वो वापस यूके ट्रिपल एससी को दी जाए, वरना तो फिर आपके पास भी कोई काम नहीं रहेगा। देखिए, जो उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी, बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट दिया, और धीरे धीरे हम अपना कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस हमारे कमीशन के ऊपर धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, हम बढ़ाएंगे भी। और देखिए, खाली तो नहीं, मतलब अगर हमको उस बीच कोई काम नहीं हुआ तो अपने इंटरनल सिस्टम को और अच्छा करेंगे हम लोग। आजकल मैं नियम कानून को पढ़ रहा हूँ, डेली हमारे प्रेजेंटेशन होता है कि कैसे चीज़ों को और बढ़िया किया जाए, कहाँ कहाँ हमको समय, उस पर हम काम कर रहे हैं, इंटरनल चीज़ें कर रहे हैं। पहले लिए हमने गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट भेज दिया है कि हमने अपने पुराने पार्ट पेंडिंग काम करीब करीब हमारे समाप्ति पर है, और हम अपने हमारी कैपेसिटी अब इस लायक है कि हम आगे के एग्ज़ाम अच्छा करेंगे, अच्छा किया हमने, आगे भी अच्छा करेंगे। तो वो अमेंडमेंट करके हमारा जो मैंडेट है वो हमको वापस करो, हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर बहुत जल्दी निर्णय आपने नहीं कहा तो उनके तो घर के अंदर चोरी हो गई साहब, हमारे यहाँ तो कहीं एजेंसी ने किया। नहीं, तो नहीं, अब आप ये एग्जाम हमें दीजिए, बिकॉज क्या है कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑलरेडी उनके पास पहले से एग्जाम है, फिर आपके पास जब आप कह रहे हैं आपकी इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग आपने बढ़ाई है, तो नेचुरली आपके पास एग्जाम आएंगे। कम से कम टाइमली एग्जाम हो जाए, टाइमली पद भरे जाए, जो वैकेंट पोस्ट है वो भरे जाए, थोड़ा गवर्नेंस में भी रफ्तार आए साहब। अल्टीमेटली तो गवर्नेंस में रफ्तार लाने की बात है जब आपके पास ह्यूमन पावर पूरी होगी। नहीं, वो सही कह रहे हैं आप। जब किसी आदमी को ज़्यादा काम दोगे और ज़्यादा प्रेशर होगा तो गलती के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हमारा मैंडेट हमको वापस कराएं, और हम इतना गवर्नमेंट को विश्वास दिला सकते हैं कि हम अपने कमीशन से उसी लड़के को मेहनत का फल देंगे जो मेहनत करेगा। शॉर्टकट नहीं होगा, ये हम कोशिश करेंगे। भविष्य से जुड़े कुछ सवाल जो एस्पिरेंट्स चाहते हैं मैं आपसे ज़रूर पूछूं, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न में भविष्य में कोई बदलाव के आप संकेत देते हैं, कोई विचार आपका चल रहा है? बिल्कुल। देखिए, अभी तक हमारे यहाँ क्या हुआ कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन रहे। अब हम ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न अभी हमने किया था जहाँ लड़कों को 2 घंटा भी कम होगा एग्ज़ाम देने के लिए, 2 घंटे में भी उसको कम पढ़ेंगे। रीजनिंग का सवाल होगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि साहब एक लाइन पढ़ दिया, साहब उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, टाइप नहीं होगा उस पर पैटर्न पे। दूसरा, हम अपने एक्सपर्ट्स का भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं बेटर हो। फिर 2 स्टेज पर उसका मॉडरेशन हो। पहले एक पैनल पेपर बनाएं, उसके ऊपर एक सीनियर लेवल पर, फिर उस पर फिर वो उस पर रिव्यू करेगा, देखेगा, उसके ऊपर फिर एक और होगा। उसके कारण क्या होंगे, एक तो क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, दूसरा जो क्वेश्चन चैलेंज होते हैं वो कम होंगे, और तीसरी हमारी कोशिश ये है कि रेफरेंस बुक जो है ना, वो बुक हो जो वाकई रेफरेंस लायक हो। कोचिंग सेंटर के हैंड बुक नहीं हो, ऐसा भी देखा है मैंने। कोचिंग बुक में जो पढ़ाते हैं उनके हैंड बुक्स का भी रेफरेंस देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्वालिटी रेफरेंस बुक की भी हो, एक्सपर्ट्स की भी हो, मॉडरेटर की भी हो, जिससे अच्छे बेटर क्वेश्चन हो और चैलेंज कम हो, भी तो वो ड्रॉप हो। सिलेबस में भी आप बदलाव सिलेबस में भी कोशिश करेंगे। तो इसको हम माने 2 स्टेज एग्जामिनेशन टेस्ट या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के 2 स्टेज में एग्जामिनेशन कराएं विद कॉमन एंट्रेंस। हाँ, वही अभी इसमें हम लोग, हमारी कोशिश ये हम लोग गवर्नमेंट को लिख रहे हैं, हमारे सिस्टम में डाल रहे हैं कि हम 2 टेस्ट कराएंगे। एक तो शुरू में टेस्ट होगा, उसमें कोई बच्चा बैठेगा एग्ज़ाम देगा, वो मतलब प्री कह सकते हैं उसको। लेकिन जैसे प्री तो हर एग्ज़ाम में प्री करना, एक ही टेस्ट होगा, पूरे साल में एक टेस्ट होगा। उसके लिए आप 1 साल उसको मान तक रखें या 2 साल रखें, वो डिपेंड करेगी गवर्नमेंट पे। जो वहाँ पास होंगे फिर मेन एग्ज़ाम, तो 2 टियर एग्ज़ाम का हमारी कोशिश है। तो पहले एक लेवल पास करे वो, उससे 2 फायदे होंगे। अननेसेसरी क्राउड कम, बेकार भीड़ कम होगी, बेटर सुपरविजन होगा, और एक आदमी बदमाशी करने की कोशिश करेगा, पैसे देने की कोशिश कितनी जगह करोगे आप, तो वहाँ भी कम होगा उसका। दूसरा, नकल अध्यादेश, हमें इसमें काफ़ी सपोर्ट इसका एक रहता है इस नए एक्ट से हमको। आपको लग रहा है इसका खौफ है? खौफ है। एक दरोगा भर्ती घोटाले को लेके जो एस्पिरेंट्स के मन में जो सवाल है, उनका मैं देख रहा था, उनका ये कहना है कि साहब जो पुलिस कांस्टेबल और दरोगा है उसका एग्ज़ाम सेम लेवल का नहीं हो सकता। ये आपके जहन में है ये बात? नहीं, मतलब सब इंस्पेक्टर और दोनों में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं हमारे। नहीं, उनका आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें हैं, मतलब इसमें ये लिखा है एग्ज़ाम का लेवल सेम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कांस्टेबल का अलग होना चाहिए, एसआई का अलग होना चाहिए, दोनों फ़र्क है। देखिए, एक इंटरमीडिएट है, एक का ग्रेजुएशन है। बिल्कुल। सब इंस्पेक्टर लेंगे तो उसका क्वालिटी होना चाहिए, हायर होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए।
एक 12th स्टैंडर्ड पाएंगे हम लोग, कांस्टेबल थोड़ा नीचे रखेंगे, होना चाहिए। देखिए अगर आप अच्छा करना चाहें ना पर कमीशनों को, तो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं हम, बिल्कुल क्वालिटी आए भर्ती होकर के, और उस पर अगर हम अच्छा नहीं करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन लेकर चलेंगे, तो हमारा आगे जहाँ वो एग्ज़ाम देने जाएगा ना, जहाँ आप कह भर्ती रहे हैं इनका लेवल में बदल, बिल्कुल मैं करूँगा इसको, आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सेम लेवल नहीं, बिल्कुल सेम लेवल। ओके। अब क्या है, जो पहाड़ के बच्चे हैं, सिलेक्शन रेशियो अगर आप देखेंगे पहाड़ के बच्चों का बहुत कम है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है साहब, जिसका आप जानते हैं कि सबसे मेहनती बच्चे, जो कम सुविधाओं में पले बड़े बच्चे होते हैं, वो कहते हैं ना संविधान हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक सर्विसेज देता है, तो ये कैसे होगा कि उनको भी मौका मिले? देखिए जो प्लान की बात बार बार करते हैं, बार बार होता है कि साहब 332 लोग रोज़ भाग रहे हैं, ये उससे भी जुड़ा हुआ है। देखिए पॉजिटिव साइड में सोचें, अगर अब बच्चे नीचे आके पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, वो बेटर फ्यूचर के लिए तो कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बेचारे नहीं कर सकते, गरीब लोग हैं जिनके पास ऐसा नहीं है, तो वहीं पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, जो भी कर रहा है वहीं पर कर रहा है, लेकिन उनकी फैसिलिटीज उसको नहीं मिलती। ये बात सही जो आपने कहा कि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि उन बच्चों के साथ क्या करें। मेरा ये मानना है कि जो स्किल्स डेवलपमेंट की बात होती है, किसी का सेंटर देहरादून होता है, गवर्नमेंट की होती है कहीं, अब पहाड़ों में खोलिए ना उसको। मैं एक और कोशिश कर रहा हूँ बट जी, अगर मैं सफल हो गया तो मैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम एक लाइब्रेरी की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा अपना एक ग्रुप है, अच्छे बुक्स उस लाइब्रेरी में रखें और बच्चे उसको पढ़ें। अभी तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। उत्तराखंड का इतिहास आजकल 100 आदमी ने लिख दिया है, तो उसको पढ़ रहे हैं, उससे नहीं होगा। आप अच्छे बुक्स पे जाइए। तो मेरी कोशिश, जैसे गजेटियर है हमारे, हिंदी अनुवाद आ गया उसका, उसको रखें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब प्रयास कर रहा हूँ, अभी मैंने एक शुरुआत की है कि अगर हमें डिस्ट्रिक्ट हेड को थोड़ी जगह मिल जाती है या कोई कमरा देता है, तो हम बुक्स अपने सर्कल से इकट्ठा करके उन सेंटर को भेजें और लोगों को कहें वो पढ़ो, तो तुम्हें कंपटीशन में मदद करेंगे। ओके। जैसे मान लीजिए हर बच्चा इकोनॉमिकली इतना मजबूत नहीं है कि वो कोचिंग ले सके, महंगी कोचिंग ले सके, वो अपनी मेहनत से जितना पढ़ सकता है। दूसरी तरफ ज़्यादातर बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो कोचिंग ले रहे हैं बच्चे, हमेशा उनको फ़ायदा है। देखिए वो तो होगा। देखिए बेटर एजुकेशन, अब आप देखिए आज का जो सिस्टम है, जब हम लोग पढ़ते थे हमारे समय कोचिंग या ट्यूशन नहीं होता था, कोई चीज़ नहीं थी, टीचर खुद पढ़ाते थे, भाई बच्चे एग्ज़ाम हो ना तुमको पढ़ाते हैं। आज मैं अभी यहाँ बच्चे 2nd क्लास से कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आपने सिस्टम ही वैसे कर दिया ना। अभी तो 2nd क्लास में बच्चे 2-2 घंटा ट्यूशन पढ़ के सर वो लोग ले रहे हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। मैं उन हाँ, बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम क्या करें ताकि हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी रखें। देखिए फिर वही एजुकेशन सिस्टम की बात आती है, एजुकेशन का लेवल क्या है हमारा, उस पर आती है, हमारे टीचर्स पे बात आती है, हमारे गवर्नमेंट टीचर्स कैसा कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट टीचर्स कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने टीचर हमारे अभी एक असेंबली क्वेश्चन हुआ था, हमारे लोग बिहार में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, टीचर हैं हमारे। अभी असेंबली क्वेश्चन का जवाब था, आपके 10-12 टीचर शायद वो वापस हो गए हैं, बिहार में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमको कौन पढ़ाएगा? अभी ये हमारे असेंबली में कोई क्वेश्चन था, उसका जवाब आया। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कपकोट में एक आदर्श प्राइमरी स्कूल है जहाँ बच्चे की एडमिशन की मारामारी। सर देवभूमि डायलॉग ने उस पूरे प्रोग्राम को दिखाया, वो भी स्कूल है, ऐसे कई स्कूल से, ऐसे स्कूल, बट वो टीचर के पर्सनल इंटरेस्ट से भी। वही मैं कह रहा हूँ, है तो गवर्नमेंट टीचर ना, बिल्कुल। तो दूसरा टीचर को क्यों नहीं मोटिवेट कर सकते? दूसरा टीचर ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्यों उसको हम रोज़ तुम यहाँ हड़ताल करने के लिए अलाउ करते हैं, जाकर परेड ग्राउंड में हायर करो, पढ़ाई ना आप। उसका असेसमेंट भी देखिए, हर ऑफिसर का साल भर में एक ACR लिखता है, इसने क्या क्या किया। आपके यहाँ 60% रिजल्ट आया, 50% बच्चे फेल हो गए, 50% कम नंबर आए, आपके HR में लिखे ना, आप आपको प्रिंसिपल नहीं बनने की ज़िंदगी में, क्यों नहीं करते आप? ऑडिट करिए काम का, एजुकेशन का ऑडिट करना पड़ेगा। जो हमारे टीचर हैं उनके काम का ऑडिट करो, उनको मोटिवेट करो, ये पढ़ाएं, बच्चों में दिलचस्पी रखें, तो वो तभी होगा। मुझे लगता है किसी भी गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा योगदान हो सकता है वो हो सकता है आप अपने बच्चों को वेल क्वालिफाइड क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, यही हो सकता है। सर एक और बड़ी दिक्कत जो मैं देख रहा हूँ अब उत्तराखंड में मुझे दिखने लगी, वो है कोचिंग सेंटरों का बिल्कुल धड़ल्ले से खुलना।
और गली गली में कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि अफोर्ड कर सकते हैं लोग, वहां पर कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं। आपको लगता है खुले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ नियम कायदे कानून सरकार को बनाने चाहिए, ना सिर्फ बनाने चाहिए, चेक भी रखना चाहिए। नहीं, इस पर काम हो रहा है, इस पर काम हो रहा है। कोचिंग सेंटर्स के लिए रेगुलेशन क्या होंगे, डूज एंड डोंट्स तो सब बन रहे हैं, एक्ट बन रहा है, हमारे पास उस पर काम चल रहा है। अभी कई स्टेट का उसका स्टडी किया गया, तो बिल्कुल होना चाहिए। जो खुद बच्चे निकल नहीं रहे वो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। अभी हमारे यही हुआ है, जो कभी एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ किसी क्लरिकल एग्ज़ाम में, वो कोचिंग सेंटर चला, मैं तुमको दरोगा बनाऊंगा, तुम्हें फलाना बनाऊंगा। यानी जिस एग्जाम में मैं ही पास नहीं हूं, मैं तुम्हें उस एग्जाम में पास तो कराऊं। वो तो हमारा लेवल है, तो उसके रेगुलेशन बन रहे हैं और बहुत जल्दी शायद ये अप्रूव होगा और उससे एक रेगुलेशन बनेगा, तथा इन पर भी अंकुश लगे। अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है इन पर। ओके, मैंने सुना आप कई स्टेट में गए, वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस देखने गए, आपका अनुभव क्या रहा? कोई ऐसा स्टेट आपको मिला जो फुल प्रूफ है, जिसकी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी है, जिसको आप यहाँ UKSSC में रेप्लिकेट करना चाहते हैं? हाँ, मतलब देखिए, हमें हरियाणा बहुत अच्छा मिला, हमें यूपी बहुत अच्छा मिला। यूपी में बहुत बदमाशी पहले बहुत हुई, बहुत अच्छा। अभी पालीवाल साहब ने फिर कुछ स्टडी किया, उस पर भी मैं पढ़ के आया था। अभी हरियाणा बहुत ख़राब रहा शुरू में, कई लोग जेल, इवन मुख्यमंत्री तक भी जेल गए, वहाँ सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। तो सारे स्टडी जो उनके अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, उसको मैंने अपने यहाँ के नियम कानून में डाल रहा हूँ और उसको हम करेंगे। और भी मैं अभी और कोशिश करूँगा, जैसे आपने कहा ना कि जुलाई अगस्त के पास बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं अगर आपके पास होगा, तो उस पर मैं ये काम करूँगा। और जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उसको फिर एक और मेरा और प्लान है, अगस्त लास्ट वीक में मैं एक सेमिनार कर रहा हूँ 3 या 4 दिन का, जिसमें मैं प्रेस के लोगों को एक दिन पूरा सेशन उनके साथ, इवन स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, प्लस जो बेरोजगार संघ हैं उनका सेशन, फिर एक दिन एक्सपर्ट्स का, एक दिन जो हमारे को रिटायर्ड ऑफिसर्स रहे हों डिफरेंट कमीशनों में उनका, और एक वो गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहाँ मैं भर्ती करके भेजता हूँ, वो क्या चाहते हैं हमसे, किस तरह का, जो लड़के आपके पास गए वो किस तरह के आए और हमसे आगे क्या चाहते हैं कि इनका और बेटर हो उनकी। और इवन जो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी होता है आपका, जो आजकल ग्राम प्रधानों के साथ काम करते हैं, हर ब्लॉक से 2-2 प्रतिनिधि, एक BDC मेंबर, एक जिला पंचायत मेंबर, उनका सेमिनार। तो मेरा 3-4 दिन का एक प्रोग्राम मंथन करके मैं बना रहा हूँ इसको। तो सबसे बात करूँगा कि भाई क्या हो रहा है फील्ड में, तो उसका एक मंथन करके, तो जो अच्छी चीज़ें निकलेंगी उसको फिर मैं उसको अडॉप्ट करूँगा। उसे आप अडॉप्ट करेंगे। आज आप ये कह रहे हैं कि UKSSC में किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, UKSSC के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, और UKSSC बहुत ही पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है, और प्रदेश भर के जो स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं यहाँ पर विभिन्न एग्जामों में, वो विश्वास करें UKSSC में कि साहब हम 100% ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एक दावे से कह सकता हूँ, मतलब मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि SSC किसी प्रेशर में काम नहीं करेगी, कभी नहीं, चाहे किसी लेवल पर हो। और मेरा कोशिश एक ही होगा कि जो बेस्ट बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और बेस्ट बच्चे चुन करके डिपार्टमेंट में जाएं, जिससे वो बढ़िया काम करें। देखिए, जो आदमी भर्ती करोगे 60 साल तक आपका नौकरी करेगा, अगर वो अच्छा लड़का जाएगा तो वो डिलीवरी अच्छा देगा, पब्लिक के बीच में अच्छा काम करेगा, और हमारा भी इमेज को ठीक करेगा। वो कहेगा अच्छा अच्छे लड़के चुन के आ रहे हैं, ये मेरा प्रयास है, और ये प्रयास हमारा हमेशा रहेगा, और इसी लाइन पर हम काम करेंगे। बच्चों से मेरा एक ही है, केवल अपने पर विश्वास करो, अफवाहों पर ध्यान मत दो। कोई आपको भर्ती नहीं करा सकता, केवल आपकी मेहनत, आपका प्रयास, वो आपको सफल कराएगा, और कुछ नहीं, शॉर्टकट कहीं नहीं। एक और जो मैं सुझाव भी कह सकता हूँ कि मान लीजिए आपने कहा डूज एंड डोंट्स आप बना रहे हैं कोचिंग सेंटर्स के लिए, क्यों नहीं इस तरह की व्यवस्था की जाए कि जब ये जो कोचिंग सेंटर हैं, आफ्टर ऑल वो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे, तो कुछ मैंडेटरी ऐसा कर दिया जाए, या आप सुझाव के तौर पे दे दिया जाए कि आप इतने जो हैं गरीब बच्चों को भी अपने यहाँ पढ़ाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइए। हम क्यों नहीं इस तरह का एक मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं? एक इंटर स्टेट में तो ये मैकेनिज्म हो ही सकता है, ताकि हमारे उन बच्चों को भी कोचिंग मिल जाए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो पहाड़ के बच्चे जो गरीब हैं, जो इस पद के हकदार हैं, मैं सही मायने में सोचता हूँ, उनको ये मौका मिल जाए। अब इसके बारे में बहुत फोर्स तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कोचिंग सेंटर को खुश सोचना चाहिए, करें, आगे आए ना, वो आगे बढ़ो, आप करो कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, मैं EWS को पढ़ाऊँगा, मैं BPL को पढ़ाऊँगा, पढ़ाइए ना 10 बच्चों को, क्या दिक्कत है? उनको खुद आगे आए। हाँ, हम लोग उनसे कह सकते हैं
कि इसको मतलब ये एक व्यवस्था तो आपका संकेत ही बहुत है। हाँ, अगर इस तरह का संकेत जब आप एक खोल रहे हैं, आप इस बात का ध्यान हाँ, रखिए हमारे उनको बच्चों को भी देखिए, मौका बिल्कुल दें। बिल्कुल ठीक बात है। कोशिश करेंगे उनसे बात करें पे, कभी उनसे भी कोचिंग सेंटर से बात कर सकते हैं, आ जाओ तुम बताओ तुम कर क्या रहे हो, उनसे भी बात करें वो क्या चाह रहे हैं, क्या हो रहा है उनके यहाँ। देखिए कई बार ऐसा होता है, देखिए हमारे जैसे अभी आपने कहा ना कि एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम के क्वेश्चन, कई बार क्या होता है कि आजकल आप गूगल पे जाओगे ना, हज़ारों लाखों क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो मैंने आपको एक्सपर्ट बना दिया, आपको टाइम है नहीं, उन्हें गूगल से 25 उठा कर भेज दिया मेरे पास। और वो जब पेपर आता है ना तो फिर वो उस पर शक होता है, देखिए साहब ये फलाने कोचिंग सेंटर में पढ़ाया गया, देखिए साहब इसमें मात्रा का भी फ़र्क नहीं है, तो उसमें फिर वो हमारी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम लोग एक्सपर्ट वो रखें जो नेट के भरोसे जिंदा न रहे। ऑब्वियसली आपको सोर्स तो दिखाना होगा कि वो सोर्स क्या है, कहाँ से आपने वो इन्फॉर्मेशन। वही कोशिश हमारी है। मार्तोलिया साहब बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपका आगे का कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहे। मैं चाहता हूँ कि UKSSC अपनी साख मजबूत करे और हमारे युवाओं का जो ट्रस्ट है उस पर पूरी तरह से बना रहे। बिल्कुल हमारा वही प्रयास है। और मैं सभी से कहता हूँ जो आपको कोई तकलीफ है, कोई शक कहीं, जैसे यही कोचिंग सेंटर वाला जो इसमें FIR की नौबत आ गई, ये हमारे कमीशन आते हमें बताते कि साहब हमें ये संशय है, आप क्लियर करो, हम करते, खत्म हो जाती बात। अब आज वो इसलिए परेशान है कि मेरे ख्याल FIR होगी, FIR होनी चाहिए। आप इस कोचिंग सेंटर, ये कमीशन को बर्बाद थोड़ी करोगे। मैं इसको अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अफवाह फैला के इसको ख़राब कर रहे हो। आप आकर के बात करो। तो मैं, कोई बच्चा अगर मिलने आता है मुझसे तो मैं किससे मना नहीं करता। आप आइए, अपनी बात बताइए, हो सकता है कोई बढ़िया सुझाव दिया जाए मुझे, वो जो मेरे लिए बेनिफिशियरी हो, मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। उस प्रिंसिपल के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ और प्रयास करूँगा कि बेहतर हो और अच्छे लड़के चुन के यहाँ से जाएँ, ये मेरा प्रयास है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो UKSSC के चेयरमैन मेरे साथ मौजूद थे। मैंने काफ़ी सारे सवाल उनसे भविष्य को लेकर भी पूछे हैं, लेकिन अभी उनके लिए चुनौती है UKSSC की साख को मजबूत करना, इसका जो पूरा इंटरनल सिस्टम है उसे स्ट्रेंथन करना, 100% ट्रांसपेरेंसी लाना, और जो एग्जाम UKPSC को चले गए वापस UKSSC में लाके उन्हें 100% ट्रांसपेरेंसी कराना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस इस बात के साथ मैं भी कहना चाहूंगा, हम सबको सिर्फ अपने पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिनों तक नहीं चलता। जो गलत आप करते हैं वो आज नहीं, कल नहीं, एक ना एक दिन आपके सामने आ जाता। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ जो हमारे युवा साथी हैं वो अपनी मेहनत पे विश्वास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए।